अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे बच्चों। आज मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग का फर्स्ट ईयर का चल रहा है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट है। ठीक है, दरअसल हमारे यहाँ एक सवाल आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम आता है उसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं नाम भी लिख के दिखा देता हूँ, ये बड़े सवालों में आएगा बेटा आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सवाल का नाम है। और ये जो सवाल है ना बेटा, फर्स्ट ईयर और बीकॉम पार्ट वन में आता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दरअसल मुख्तलिफ क्वेश्चंस का मजमूआ होता है। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो दरअसल आपके जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की मैं पहले रिक्वायरमेंट बता दूँ कि आपको ये बड़ा सवाल दे दिया जाएगा, इसमें आपको ट्रायल बैलेंस दी जाएगी और साथ में सप्लीमेंट्री डेटा दे दिया जाएगा। उसके बाद आपसे पहले सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाइए। क्या बनाइए? एडजस्टिंग एंट्रीज बनाइए। ये साथ में मिला के दे देगा कि क्लोजिंग एंट्री बनाइए। क्या? एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ये आपको पहले सवाल पॉइंट दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपको दिया जाएगा वो होगा इनकम स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। और तीसरा जो सवाल आपको होगा थर्ड, वो होगा बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, ये आपको 3 रिक्वायरमेंट दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, 3 तरह के सवाल दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको कोई से भी 2 करने हैं। ठीक है, बड़े सवाल में आएगा ये, याद रखिएगा। इनमें से आपको 2 तो करने हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बात याद रखिए, तीनों सवाल जो है एक ही, इन सबको मिला के क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है दरअसल हमारी कारोबार की सालाना पोजीशन को जाहिर करता है कि हम किस मकाम पर खड़े हैं, हमें कितना नेट प्रॉफिट, कितना हमारी एसेट्स में इजाफा हो गया है, कितने हमारी लाइबिलिटीज में इजाफा हो गया, कमी हो गई है। इस सारी की सारी चीज़ें ना फाइनेंशियल पोजीशन को जाहिर करता है दरअसल। ठीक है, तो चनाचे एक बात याद रखें कि इसमें पहले सवाल आप देख रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज, जिसको हम एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ये बेसिकल क्वेश्चन है आपका। अगर आपको ये नहीं आया, ठीक है, तो ना तो आप क्लोजिंग प्रोसेस बना देंगे या क्लोजिंग एंट्रीज बना सकते हैं, और ना ही इनकम स्टेटमेंट आपसे समझ में आएगा, और ना बैलेंस शीट आपकी समझ में आएगी। तो पहला बुनियादी जो क्वेश्चन है ना, वो है एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, यानी एडजस्टमेंट। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, एडजस्टमेंट में मैं आपको लंबा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको ट्रिप यानी ट्रिक्स और टिप दे दूंगा बस आपको, आप उसके मुताबिक करिएगा। हालांकि जो एडजस्टिंग एंट्री होती है या एडजस्टमेंट होता है, दरअसल मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ ख्यालात के मुताबिक कराते हैं। ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट सबका एक ही आता है। ठीक है, रिज़ल्ट जो है एक ही जैसा सबका आता है। आज जो मैं आपके सामने एक नया मेथड पेश करूंगा, बड़ा आसान सा मेथड। इंशाल्लाह आप जो हैं, जब आप वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आपके सामने पूरी बातें एडजस्टमेंट के मुताबिक आ चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें रूल्स ऑफ एडजस्टमेंट आपको बयान करूँगा, मैं टिप्स बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा। बड़े आसानी के साथ आपके ये सवाल क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आपके सामने ये एडजस्टिंग एंट्री आ गई ना, मज़ा आ जाएगा आपको सच में। सब चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ये सबसे बच्चों को जो है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन सवाल ये एडजस्टिंग एंट्री लगता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाए इंसान की, तो ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो कुछ है ही नहीं। बस उसमें तो आपने फिगर राइट करनी है और जवाब निकालना है फटाफट। अगर ये एडजस्टिंग एंट्री आपकी समझ में नहीं आई ना, तो आपका आंसर ही नहीं आएगा बैलेंस शीट का। ठीक है, तो चुनाचे मैं आपको आज मैं करा रहा हूँ एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें, उसकी मैं आपको टिप्स और ट्रिक दूंगा बस आप। ठीक है, आप वो याद कर लीजिएगा। कुछ बातें मैंने नोट करवा दी हैं अपने पेपर पर, तो आप उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सामने ये सब एडजस्टिंग एंट्री आ जाएंगी। इसकी मैं आपको अभी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं फिर हम। ले बेटा, एडजस्टमेंट। ठीक है,
एडजस्टिंग एंट्री बनानी है बच्चों में। अब ये एडजस्टमेंट जो होता है इसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ बड़ा इजी होगा इंशाल्लाह। उससे इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको वो बातें याद हो गई ना तो फिर तो आपके लिए बड़ा आसानी है। ठीक है, इस पेज के ऊपर जो बातें लिखी हुई है ना मैंने, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपने तमाम बातों को थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। फिर तो आपको देखें एडजस्टिंग एंट्री कैसे क्लियर 5 मिनट में आपका पूरा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। एडजस्टिंग एंट्रीज का, सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज का बता रहा हूँ मैं आपको। कभी आप समझे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट भी 5 मिनट में हो जाएगी, ना बेटा ना, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको एडजस्टिंग एंट्रीज या एडजस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एडजस्ट करना। तो बेटा सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपको एडजस्टिंग एंट्री दी जाएंगी या एडजस्टमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना सवाल के अंदर 2 चीज़ें दी जाएंगी। क्या कितनी चीज़ें दी जाएंगी? 2 चीज़ें दी जाएंगी। वो 2 चीज़ें क्या होंगी वो आप देखें, क्या क्या चीज़ें होंगी बच्चों। ये देखिए मैंने पेज नंबर चेंज कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ कोई ट्रायल बैलेंस लिखी हुई नज़र आएगी, आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। आप जूम करके देखें, ये एक ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं बेटा? आपको मैंने पीछे जनरल भी करा रखा है, जनरल लेजर भी करा रखा है। जब हमने जनरल लेजर की बैलेंसिंग की थी उसके बाद बैलेंसिंग के बाद मैंने क्या बनाया था? ट्रायल बैलेंस कराई थी आपको। ये वो वाली ट्रायल बैलेंस है। ये ट्रायल बैलेंस जो है इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है इसको। मैं आपको नाम भी दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। देखिए ट्रायल बैलेंस का नाम जो है दूसरा वाला अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इसका दूसरा नाम होता है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और ये एक एक्यूरेसी टेस्ट होता है दरअसल। ठीक है, और ये आप जानते हैं हर महीने बनती है ये, क्योंकि जनरल हर महीने बनता है। उसकी पोस्टिंग लेजर में की जाती है। फिर लेजर की जब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, फुटिंग कर लेते हैं, तो फिर उसका जो आंसर जो है ना, जो हमारे डेबिट क्रेडिट के जो बैलेंसेस आते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। तो हमारे पास दोनों डेबिट क्रेडिट दोनों जवाब बराबर आते हैं। दरअसल वो एक्यूरेसी टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस वही वाली है। इसका नाम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी हमने एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, जब हम एडजस्ट कर लेंगे ना, जब ये एडजस्टिंग एंट्री सीख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो ये इसका नाम बदल के हो जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगी ये। फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बन जाएगी आपके पास ये। तो चुनांचे अभी आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दी जाएगी सवाल के अंदर। आपने एडजस्टमेंट यानी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, तो फिर जाके ये बाद में बनेगी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो अभी आपके फर्स्ट ईयर में नहीं आएगी, बीकॉम पार्ट 1 में आएगी। तो मैं इसीलिए शुरू में कह दे रहा हूँ कि ये फर्स्ट ईयर के अलावा बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आपको एडजस्टमेंट के लिए आपको सवाल के अंदर 2 चीज़ें दी जाएंगी। देखिए बेटा, मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया आपके सामने, अपने पास से अल्फाज यानी कि फिगर्स लिखी हुई सबके सब मैंने फर्जी, और ये नीचे आपको एक सप्लीमेंट्री डेटा फॉर द एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31, 2017 किसी भी सन का मैंने फर्जी तौर पर लिख दिया है। ये आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी। हमें जो एडजस्टमेंट डेटा है ना, इसकी मदद से इसको देख कर, है ना, एडजस्टिंग एंट्री बना लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो आपको दिया गया है ना बेटा, ये दरअसल ओपनिंग है। ठीक है, जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाई थी ना, वो है ये जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाई थी दिसंबर 31 को, वो आखिरी वाली ट्रायल बैलेंस है ये। अब ये दिसंबर 31 को मज़ीद इन्होंने सप्लीमेंट्री डेटा दिया। अब ये सप्लीमेंट्री डेटा क्या होता है? सप्लीमेंट्री डेटा दरअसल उस डेटा को कहते हैं जो साल के आखिर में दिया जाता है। उससे ये पता चलता है कि हमारी एसेट्स में कितना इजाफा हो गया, कितने एक्सपेंसेस बढ़ गए, कितने हमारे पास, मतलब ये बाकी हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस कितने हैं, कितना हमने इनकम को कमा लिया किसी भी किस्म की, या हमारी इनकम कितनी लोगों पर उधार है। ये सब का खुलासा ये दे देते हैं। उसके मुताबिक हम जो है ना इसमें ऐड और लेस या किसी भी तरीके से करके इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे बाद में। अभी तो फिलहाल आप देख लें, 2 चीज़ें आपको एडजस्टमेंट में दी जाएंगी, एक ट्रायल बैलेंस और एक आपको दे रखा है एडजस्टमेंट डेटा। ठीक है, इसको सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो इतना ये आपको दे रखा है। अभी मैं आपको इसके
एक्सप्लेनेशन करूँगा। अभी तो मैं आपको ये बता रहा था कि एडजस्टमेंट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये तो कहलाएगी हमारी ट्रायल बैलेंस और ये कहलाएगा हमारा एडजस्टमेंट डेटा, क्योंकि मैंने अभी जो रूल लिखे हैं उसके अंदर ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट डेटा का नाम लिख दिया है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। चले फिर यहीं आ जाते हैं, एडजस्टमेंट तो स्टार्ट करते हैं भाई। आप जो है थोड़ी बहुत बातें याद भी कर लीजिएगा बच्चों, मैं कह रहा हूँ आपसे। अब आप देखें, सबसे पहले एडजस्टमेंट में आपको कुछ ये बातें आपको ज़हन नशीन रखनी है कि सबसे पहले मैंने देखे इस टेबल के अंदर कुछ अल्फाज लिखे हुए। नंबर 1 प्रीपेड, नंबर 2 एडवांस, नंबर 3 अनयूज्ड, नंबर 4 अनएक्सपायर्ड और नंबर 5 ऑन हैंड। ठीक है, अभी क्या है ये देखिए, प्रीपेड का मतलब होता है हमने पहले ही पेड कर दिया, यानी एडवांस दे दिया। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है, बैलेंस डलवाना पड़ता है, तो वो प्रीपेड कहलाता है। पहले पैसे जमा कराने पड़ते हैं, बाद में आप उसको यूज़ करते हैं, तो वो प्रीपेड कहलाता है, यानी एडवांस एक तरह से कहेंगे आप। तो देखिए अगला नंबर एडवांस का भी आ गया हमारे पास। ठीक है, प्रीपेड हो या एडवांस हो, बात एक ही है। अनयूज माने होता है जो अभी इस्तेमाल नहीं किए, यानी बाकी बच गया। ठीक है, यूज़ माने इस्तेमाल करना होता है और अनयूज माने होता है नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा, एक्सपायर्ड माने होता है ख़त्म होना, और अनएक्सपायर्ड का मतलब जो अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी बाकी बच गया। और फिर ऑन हैंड का मतलब हमारे हाथ में है। ठीक है, और हमारे हाथ में, हमारे हाथ से क्या मुराद है, जो हमारे हाथ में हमारा है, हमारे हाथ से निकल जाएगा तो दूसरे का हो जाएगा, यानी एक्सपायर्ड हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये पांचों अल्फाज जो आपको लिखे हुए नजर आ रहा है ना, प्रीपेड, एडवांस, अनयूज्ड, अनएक्सपायर्ड, ऑन हैंड, इन पांचों के माने एक ही हैं, यानी उर्दू में कहेंगे बाकी बच गए। और इसको हम बतौर एसिड्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बतौर एसिड्स रिकॉर्ड करेंगे हम इसको, ये हमारी मिल्कियत होंगे, ये हमारी मिल्कियत है, इसलिए बाकी बच रहे हैं, हमारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो चुनाचे इन पांचों अल्फाज को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एडजस्टिंग डेटा के अंदर आपको, एडजस्टमेंट डेटा के अंदर ये पांचों में से कोई सा भी लफ्ज़ आ जाएगा ना, कोई सा भी लफ्ज़ अगर आ जाए तो आपने एक ही मानना है उसको, यानी प्रीपेड, जिसका मेन वर्ड है प्रीपेड। इनमें कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए तो आपने प्रीपेड लिखना है। ठीक है, सबके मायने एक ही है। उसके बाद एक्सपेंस पे आ जाए। देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तो आपको तेज़ी के साथ आपको काम आएगा। चले, दूसरा नंबर आ गया एक्सपेंस। एक्सपेंसिस माने होता है अखराजात। अब इन एक्सपेंसिस में कौन कौन से अल्फाज आएंगे जरा देखे थे। पहला नंबर है एक्सपेंस, यानी अखराजात, खर्चा हो गया हमारा। एक्सपायर्ड, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया तो मतलब खर्च हो गया। यूज, इस्तेमाल हो गया, इस्तेमाल हो गया तो मतलब खर्च हो गया। कंज्यूम, कंज्यूम के माने उर्दू में सर्फ होना होते हैं। सर्फ, जैसे हमारे पैसे सर्फ हो गए, सर्फ माने भी ख़त्म होना होता है। तो इन चारों में से कोई सा भी लफ्ज़ अगर आ जाए तो हमने एक्सपेंस के तौर पर उसको देखना है। ठीक है, ये सब के माने हैं हमारे हाथ से पैसे निकल गए, खर्चा हो गया। ये हमारी देखें एसिड्स थी जो बाकी बच गई थी, जो हमारी मिल्कियत थी, और जबकि ये एक्सपेंस जो है दरअसल हमारे हाथ से जा चुका है और ये खर्च हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है। चुनांचे एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। इसका मेन लफ्ज़ आ गया एक्सपेंस। इनमें कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए, कंज्यूम्ड आ जाए, यूज्ड आ जाए, एक्सपायर्ड आ जाए, एक्सपेंस आ जाए, तो एक्सपेंस ही लिखना है अपने केवल। अभी आपको वजाहत देके अभी मैं मिसाल के ज़रिए कराऊंगा तो फिर समझ में आएगी। ठीक है, दो तरह के अल्फाज हो गए। अब तीसरे नंबर पर आ गई लाइबिलिटीज़। ठीक है, आप तो जानते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर 5 हेड होते हैं ना हमारे। ठीक है, नंबर 1 होता है एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंस होता है, नंबर 3 लाइबिलिटीज, नंबर 4 इनकम होती है, नंबर 5 प्रोप्राइटरशिप यानी कैपिटल होता है। देखिए 3 हेड मैंने लिखे हुए। तो पहला एसेट था, दूसरा हमारा एक्सपेंस था और तीसरा लाइबिलिटीज था। अब तीसरा लाइबिलिटीज में क्या क्या चीज़ है भाई। पहला नंबर लाइबिलिटीज में देखें पेबल का लफ्ज़ आ गया। ठीक है, अनपेड का लफ्ज़ आ गया, आउटस्टैंडिंग और एक्टिविटी, 4 लफ्ज़ आए हमारे पास। ठीक है, 4 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इन चारों में से कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए आपके एडजस्टमेंट डेटा के अंदर, आपने फौरन पेबल के तौर पर रिकॉर्ड करना है उसको। पेबल का मतलब जो हम अदा करेंगे। अनपेड जो अभी अदा नहीं किया यानी उधार चढ़ा हुआ है। आउटस्टैंडिंग जो अभी बाकी हैं। और एक्रूल माने, एक्रूल तो एक ऐसा लफ्ज़ है जो भी मैं नोट लिखा हुआ इसके मुताबिक, एक्रूल का मतलब भी उधार ही होता है। ठीक है, एक्रूल का मतलब भी उधार ही होता है, लेकिन ये तरह दो जगहों पर इस्तेमाल होता है। मैं भी वजाहत करता हूँ इसकी। तो ये बेटा
ये चारों के चारों लफ्ज़ आप देखेंगे एडजस्टमेंट डेटा के अंदर, अगर इनमें चारों में से कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए, वर्ड आ जाए, तो आपने उसको पेएबल के तौर पर रिकॉर्ड करना है एज ए लायबिलिटीज़। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये तीनों ये अल्फाज जो मैं आपको बता रखे हैं, आप इनको याद कीजिएगा, फिर देखिए आपकी किसी समझ में आएगी तेज़ी के साथ। ये अकाउंटिंग कोई ख़तरनाक सवाल नहीं, बहुत आसान सवाल है बच्चों। ये बहुत से बच्चे इसको हुआ समझने लगते हैं। इंशाल्लाह सब आ जाएगा, फिक्र नहीं करें, आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा बेटा, ये देखिए नोट लिखा हुआ मैंने, ये देखिए नोट लिखा हुआ मैंने, ये जो एक्रूड के बारे में नोट लिखा हुआ है। एक्रूड का लफ्ज़ जो है एक्सपेंस और इनकम दोनों के साथ आता है। ठीक है, एक्रूड का लफ्ज़ एक्सपेंस के साथ भी आएगा और इनकम के साथ भी आएगा। जैसे एक्रूड सैलरी, ये तो हो गया हमारा सैलरी एक्सपेंसिव वाला। एक्रूड सैलरी, एक्रूड रेंट, ठीक है ना, एक्रूड रेंट यानी रेंट का उधार चढ़ा हुआ हम पर। ठीक है, किसी एक्सपेंस के साथ आएगा तो क्या समझ लें आप, एक्रूड रेंट हो, एक्रूड एक्सपेंसेस हो, एक्रूड एडवर्टाइजेज हो, तो सब के सब जो है हमारे बतौर लायबिलिटीज़ के होंगे। और अगर किसी इनकम के साथ आ जाए, इनकम आप जानते हैं अच्छी तरह से, देखिए इनकम कैसे होती है, फीस से होती है। कैसे होती है, मैं नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। देखिए फीस माने फीस होती है, आप तो जानते हैं, जैसे हम बच्चों से फीस लेते हैं। ठीक है, रेंट इनकम, जैसे हमने अपनी दुकान या मकान किराए पे रखा तो हमारी आमदनी होगी, उनका किराया लेंगे तो रेंट इनकम हो गई हमारी, रेंट हो गया। इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट माने बैंक में अगर हम पैसा अपना डिपॉजिट कराएंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट हो गया हमारा। ठीक है ना, कमीशन है ना। ठीक है, तो ये जो या सर्विस भी ले लें आप, सर्विस, ये 5-6 अल्फाज 4-5 अल्फाज मैंने लिख दिए बेटा। इनके साथ एक्रूड का अगर लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब हम पर उधार नहीं है, बल्कि हमारा उधार दूसरों पर चढ़ा है, हमने उनको सर्विस फराहम कर दी है, हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, अब हमारे उधार उन लोगों पर चढ़ेंगे, तो वो बतौर रिसीवेबल इस्तेमाल करते हैं हम। तो बेटा रिसीवेबल भी कह सकते हैं हम एक्रूड को, रिसीवेबल। ठीक है, ये तो आ जाएगा इनकम के अंदर। ठीक है, अगर किसी एक्सपेंसेस के साथ आ जाएगा ना तो पेएबल कहलाएगा, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि लायबिलिटीज़ में ये देखिए सबसे पहले पेएबल लिखा ना, तो पेएबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं वजाहत करूँगा इसकी। ठीक है, तो चुनाचे हम देखते हैं आगे क्या है। नोट, एक्रूड का लफ्ज़ एक्सपेंस और इनकम के साथ भी आता है, उसके माने उधार के होते हैं। अगर ये लफ्ज़ किसी एक्सपेंस के साथ आए तो बतौर लायबिलिटी लिया जाता है, इसको लायबिलिटी के तौर पर लिया जाता है। यानी हम पर उसका मतलब क्या होता है कि किसी का हम पर उधार चढ़ा हुआ, हमें पेमेंट करनी है बाद में और हम इसको अदा करेंगे। जबकि ये लफ्ज़ किसी इनकम के साथ आए तो इसको बतौर एसिड लिया जाता है, करंट एसिड। ठीक है, करंट एसिड, अभी जब आपको बैलेंस शीट पढ़ाई जाएगी तो उसमें करंट एसिड और नॉन करंट एसिड दोनों के बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, इनकम के साथ अगर आ जाए ये एक्रूड का लफ्ज़ तो इसको बतौर करंट एसिड या एसिड लिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि हमारा उधार किसी और शख्स पर चढ़ा हुआ है, उसके बदले हमने अपनी खिदमत मुकम्मल कर दी है, हमने अपना काम कर दिया है। इसकी मिसाल ऐसे ले देता हूँ मैं, वैसे जैसे आप मुझसे ट्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा आपने शुरू में एडवांस नहीं दिया मुझे। ठीक है, शुरू में एडवांस दिया नहीं, आपने बोला महीने के आखिर में देंगे, मैंने पूरा महीना आपको पढ़ा दिया, तो मैंने आपका अपना काम तो मुकम्मल कर दिया ना। ठीक है, अब आपके ऊपर मेरे पैसे चढ़ गए। ठीक है, तो मैं कहलाऊँगा फीस रिसीवेबल की गारंटी अपने पास कर लूँगा, भाई हमारा उधार दूसरों पर चढ़ा हुआ है, तो इसको जो है एक्रूड फीस के तौर पर रिकॉर्ड करूँगा, तो फीस रिसीवेबल डेबिट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगी, फिक्र नहीं करें। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ये जनरेटिव मैंने बताई है, जब आप बनाएंगे ना फिर सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नोट पे भी ज़रा मेहरबानी कीजिएगा, ज़रा नज़र डाल लीजिएगा और जहन में बिठा लीजिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं एडजस्टमेंट में एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ। ये जो बच्चों मैंने आपको 1 से लेके 6 तक नंबर दे रखे हैं आपको, देखें एडजस्टमेंट डेटा में देखकर देख बेटा 1 से लेके 6 तक आपको नंबर दे रखे हैं, आप देख भी रहे होंगे, ये यहाँ से स्टार्ट हुए हैं ये। ठीक है, और ये 6 नंबर तक गया है, 1 से 6 तक। ये जनरेटिव फिक्स है। ठीक है, ये जनरेटिव फिक्स है, ये जनरेटिव जो है आप याद कर लीजिएगा। ये जनरेटिव जब भी आएंगी ना तो आपने ट्रायल बैलेंस को नहीं देखना है। ठीक है, अक्सर ज़्यादातर ट्रायल बैलेंस को नहीं देखना है, बल्कि इनकी रकूमात जो होती हैं, इनके अमाउंट जो होते हैं वो नीचे से रिकॉर्ड कर देंगे, नकल कर लेंगे वैसे के वैसे। ये फिक्स है, ये फिक्स जनरेटिव है, आप इनको याद कर लेंगे। अभी मैंने इनके मुताबिक नोट आगे लिख दिया है, आप उसको अभी पढ़ के सुनाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा।
1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से लेके 6 नंबर तक आपको दे रखी है ना बेटा। ये 6 जनरेटियाँ फिक्स है, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें अमाउंट लिखना और कुछ नहीं लिखना है। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ बेटा। पहली जनरेटी जो होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंसिव एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। अपने डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिखना है और ये कहलाती है टू रिकॉर्ड एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। आपको एडजस्टमेंट डेटा के अंदर आपको जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो वैल्यू दी जाएगी ना वो दिसंबर 31 की होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जस्ट सप्लीमेंट्री डेटा दे रखा ना बच्चों आपको। देखिए ये लिखा हुआ नंबर 1 पे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 3500 ऑन दिसंबर 31। ये एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इसकी आपने क्या करना, 3500 रुपये सेम एज इट, ऐसी कैसी 3500 डेबिट 3500 क्रेडिट, बस खत्म, छुट्टी, फिक्स, ठीक है ना। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समी क्रेडिट। समझ में आ गया बच्चों आपकी? ये आ गया आपको इसके बारे में कि आपको इसमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर देखें कि नीचे देखें, बैलेंस में देखें, ट्रायल बैलेंस में देखें, एडजस्टमेंट में देखें, बस नीचे रकम लिखी होगी सीधी फिर एक दफ़ा देख लें, नीचे लिखे 1 से लेकर 8 नंबर देखें ना, ये एडजस्टमेंट डेटा है। इसके अंदर जो फिगर लिखी होगी ना मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, वही आपने डायरेक्ट उठा के नीचे से उठा के यहाँ लिख देंगे। ये आ गया काम पहला। नंबर 2 देखिए, टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। जितना आप अच्छा पक्का याद करेंगे तेज़ी के साथ हाथ चलेगा आपका। चलिए नंबर 2। अच्छा, नंबर 2 जनरेटी मैंने कुछ यूँ बना रखी है, आप देखें तो ज़रा गौर से देखें कि डैश एक्सपेंस डेबिट और डैश पेबल क्रेडिट। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, डैश कहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये डैश एक्सपेंसिव डेबिट और डैश पेबल क्रेडिट ये कैसे बने, ये ज़रा ये मालूम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर आ जाए, आप फिर पीछे की तरफ आ जाए, मैं आपको क्लियर करके छोड़ूंगा, आज पक्का करके छोड़ के आपकी छुट्टी करूँगा आपको, ठीक है। आपको पक्का करके छोड़ना है, तो ज़रा सफ़ा मैं नीचे कर लूँ आपके लिए। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन चल रही है लायबिलिटीज़ की, पेबल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इन चारों में से कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए, इन चारों में से कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए, इन चारों में से कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए, पेबल का आ जाए, अनपेड का आ जाए, आउटस्टैंडिंग का आ जाए, एक्रूड का आ जाए, तो आपने जनरेटी ये पास करनी है, ठीक है। अब बोलेंगे देश में क्या लिखे सर, तो कोई मसला नहीं, वो भी मिसाल मेरे पास मौजूद है, आप इधर को आ जाए फटाफट। ये देख लीजिए, मैंने आपके सामने मिसाल लिखी है। ये क्या लिखा हुआ बच्चों, टैक्सेस पेबल लिखा ना, देखिए पेबल का लफ्ज़ आ गया नहीं, आगे आया नहीं आया है, पक्का। तो किस चीज़ से पेबल किसके साथ लगा हुआ है, टैक्सेस के साथ, तो बस कोई मसला नहीं है बच्चों। आप यहाँ लिखेंगे टैक्सेस एक्सपेंसेस डेबिट, टैक्सेस पेबल क्रेडिट। पैसे नीचे के कितने लिखे हैं भला, 600 रुपये, 600 रुपये आप यहाँ से लिखिए। ऊपर तो जाना ही नहीं है, ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, नीचे से नीचे काम करें आप, ये याद की हुई है, ठीक है। जितने भी इन चारों में से कोई लफ्ज़ देख लें आप, पेबल हो, अनपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, एक्सक्लूड हो, इन चारों में से कोई सा भी लफ्ज़ आ जाया करे तो आपने जनरेटी नंबर 2 बनानी है। ये देखें लिखा हुआ मैंने, डैश एक्सपेंसिव डेबिट, डैश में जो है जो इससे मुतालिक होगा वो आएगा। देखिए टैक्सीज है तो टैक्सीज आ गए। एक और देखिए मिसाल मैं आपको और पेश करता हूँ, मैं आपको और मिसाल पेश कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, आप फिक्र नहीं करें। चलें भाई, एक मिसाल मेरे पास भी और भी है, ये देखें मैंने इस पेज पे लिखी हुई है, ज़रा इधर आना है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000, देखिए दूसरा सवाल है, ये दूसरी मिसाल है मेरे पास। ये पहली मिसाल थी, देखिए दूसरा पेज, ये पहली मिसाल है, ये दूसरी मिसाल है मेरे पास। तो इसमें आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ले भाई आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ देखे तो लिखा, लिखा नहीं लिखा, तो पेबल है नहीं है, तो पेबल का इसका मेन लफ्ज़ है ना, तो सुना चाहिए। हम गारंटी क्या बनाएंगे, अभी यहाँ पर देखें किस लोयर की अकाउंट है भाई, ये सैलरीज के मुताबिक है, तो हम गारंटी बनाएंगे, इस देश में सैलरी लिखेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, और पैसे जो है ना बेटा कौन से लिखने हैं मुझे, ये जो सैलरी से मुतालिक थे ना वो लिखूँगा मैं। सैलरी आप देखें 2000 रुपये लाइट लिख देंगे, खत्म, छुट्टी हो गया भाई, देखिए ना आगे नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरा पहला रूल जो हुआ ये हुआ कि डैश एक्सपेंसिव डेबिट डैश पेबल क्रेडिट नंबर 2 पे बना हुआ ना आपके पास ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने एक्रूड एक्सपेंसेस की काम होंगे, ट्रांजेक्शन होंगे, सब इस तरीके से बनानी है आपको। एक्रूड एक्सपेंसेस, मेरे एक्रूड एक्सपेंसेस की देखो ये है, जो हम पर लाइबिलिटीज होती है एक्रूड होते हैं, हमें बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी, ये एक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो नंबर 2 आगे समझ में आपके, ठीक है। इसकी मिसालें भी मैंने आपको दे दी, आप इस वीडियो को बहुत 1-2 दफ़ा देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी सब समझ में आ जाएगा। एडजस्टमेंट देखिए कितना आसान है। नंबर 3
तीसरे नंबर पर मैंने लिख दिया बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउड फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। और यहाँ अच्छा एक बात के ऊपर वजाहत कर दूँ कि टू रिकॉर्ड एक्रूड, अब यहाँ अगर टैक्स हो तो टैक्स एक्सपेंस ही लीजिएगा, सैलरी हो तो सैलरी लीजिएगा, रेंट हो तो रेंट लीजिएगा, दोनों में एक जैसा लफ्ज आएगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट, एडवर्टाइज एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइज पेबल के, और यहाँ पर भी वही अकाउंट आ जाएगा। एडवर्टाइज हो तो एडवर्टाइज, रेंट हो तो रेंट, सैलरी हो तो सैलरी। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 3 बैड डेट एक्सपेंसिस। बैड डेट कहते हैं डूबी हुई रकम को, जो साल में हमारे से डूब जाती है। मिसाल के ऊपर लोग जिनको हम उधार में माल देते हैं ना, तो वो कुछ लोग हमारे पैसे लेके भाग जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पैसे लेके चले जाते, वो तो बैड डेट खाते में लिखना पड़ेगी ना अभी, अब उनसे मिलने का आसरा नहीं है। अनकलेक्टेबल अमाउंट है, किससे लेंगे पैसे हम? जिसको हमने उधार दिया वो तो गायब है। तो इसमें से बैड डेट एक्सपेंसिस की भी फिक्स है भाई। बस आप तो याद करें, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड अनकलेक्टेबल अमाउंट। ठीक है, अब बैड डेट एक्सपेंसिस अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, इसका सिंपल है, जो भी रकम आपके पास लिखी हो तो ये आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ऑप्शन है, वो मैं आपको बता दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, बल्कि मैं अभी थोड़ी देर में सारे बताऊंगा ना, फिर वजाहत करूँगा। अभी तो फिलहाल आपने याद करने का करना बैड डेट एक्सपेंसिस। जब भी आपको नीचे बैड डेट एक्सपेंसिस लिखा हुआ नजर आए तो आपने ये वाली गारंटी पास करनी है। उसकी मैं आपको मिसाल बता दूँगा, वजाहत नहीं कर रहा मैं भी आपको। चलिए यहाँ देखते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, देखिए ये लिखा है। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस ये लिखा है। अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स देखिए आपको ऊपर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? तो ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स जब भी आपके पास आएगा ना, 2000, 5000, 10,000, 500, जो भी आपको नजर आए। ठीक है, बैड डेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, डेप्रिसिएशन के लिए। बैड डेट्स में 600 रुपया, तो आप सिर्फ 600 रुपये लिखेंगे और वो गारंटी पास कर देंगे। एक अभी जो ऑप्शन आएगी मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, अभी बीच में रुकावट अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ हम निकल जाएंगे। अभी हम गारंटीज की तरफ हैं। ठीक है, चले भाई, ये भी याद की भी आ गई आपकी। ठीक है, अब नंबर 4 पे आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन आप जानते हैं अच्छी तरह से कि डेप्रिसिएशन कहते हैं फर्नीचर के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर या ऑफिस इक्विपमेंट, जो हमारी मशीनरीज है ना, उनके ऊपर जो दिन ब दिन कीमत में कमी आ रही है, इनको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, उनकी कीमत में, वैल्यू में दिन ब दिन डिक्रीज होता है, तो चुनाचे को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसके अंदर भी कोई मसला नहीं, जो नीचे रकम जो क्यों ना एडजस्टमेंट डेटा के अंदर वो आपने पुट करनी है। ये देखें एडजस्टमेंट डेटा में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन देखें लिखा हुआ ना, फर्नीचर के ऊपर 2000 रुपया, ये लिखे ना, बस 2000 रुपया आप ये लिखिएगा, खुशी खुशी ये आपका काम हो जाएगा। 2000 याद यही करना है डेप्रिसिएशन, इसकी गारंटी को हमने याद करना और डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, हमें कोई अपने पास से कुछ नहीं करना, बस याद करेंगे ना, यही वाली लिखनी है। ये वो गारंटीज है जो आपने याद करनी है और ये डायरेक्ट लिखनी है। पैसे नीचे के लिखने, ऊपर तो देखना ही नहीं है। अभी तक देखे मैंने, ऊपर नहीं देखा, ऊपर से मुराद ट्रायल बैलेंस। अब नंबर 5 पे आ गया डैश रिसीवेबल डेबिट डैश इनकम क्रेडिट। सर ये क्या चीज़ आ गई? आपने यहाँ पर भी बता दिया और यहाँ पर भी आ गई। तो बेटा मैंने भी आपको एक नोट पढ़ के सुनाया था, देखिए ये एक्रूड का लिखा था ना मैंने, तो मैंने बताया था एक्सपेंस के साथ भी आता है, इनकम के साथ भी आता है। तो बेटा एक्सपेंस के साथ तो ये आ गया, देखें एक्रूड एक्सपेंसेस, जिसको हम पेबल के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं ऊपर की तरफ, देखिए पेबल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड। एक्रूड लगा है ना, तो इसका मतलब पेबल हो गया, वो मैं आपको वजाहत कर चुका हूँ पहले ही। ये एक्रूड एक्सपेंसेस था, अब ये आ गया एक्रूड इनकम। देखिए एक्रूड इनकम का क्या होगा? एक्रूड इनकम का ये होगा कि अगर किसी इनकम के साथ ये एक्रूड का लफ्ज़ आ जाएगा, देखिए नीचे लिखा भी है टू रिकॉर्ड एक्रूड डैश इनकम। ये डैश इनकम का मतलब क्या है? देखिए बेटा अभी मैंने आपको कुछ नाम यहाँ लिख के दिखाया थे, कमीशन है, रेंट है, फीस है, सर्विस है, इंटरेस्ट है, 5 नाम लिख के दिखाया था ना, उनमें कोई सा भी नाम आ जाए, ठीक है, कोई सा भी नाम आ जाए, ठीक है, वो आपने यहाँ लिखना है। जैसे मिसाल के ऊपर रेंट है, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, ठीक है, रिसीवेबल के साथ आएगा। मैं उसकी मिसाल भी आपको बता दूँ, ये हमारी एक्रूड इनकम की है और ये एक्रूड एक्सपेंसेस की दिया जाती है। ये 5 ये वाले अल्फाज अगर आएंगे ना बेटा, ये तो एक्सपेंसेस के तौर पर रिकॉर्ड करना है। अगर किसी इनकम के साथ ये एक्रूड का लग आएगा तो इनकम के तौर पर गारंटी ये बनती है। एक्रूड एक्सपेंसेस की ये, एक्रूड इनकम की ये। तो इसके लिए क्या होगा हमारा? जैसे कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन क्रेडिट, फीस रिसीवेबल डेबिट, फीस इनकम क्रेडिट। अब इसकी एक मिसाल देने लगा मैं आपको इसी डेटा के अंदर। ये देखें, ये देखें,
ये देखो यहाँ लिखा है नंबर 5 पे कमीशन रिसीबल 500, ठीक है। हमारा उधार दूसरों पर चढ़ा हुआ है, रिसीबल है ना, पेबल थोड़ी है कोई, रिसीबल है तो 500 है ना, बस ये 500 रुपये खुशी खुशी आप कहाँ लिखेंगे। अरे भाई फिक्र नहीं किएगा आप, यहाँ पर कमीशन रिसीबल लिखिएगा, कमीशन इनकम लिखिएगा और 500 रुपये डेबिट क्रेडिट में लिख के और यहाँ लिख देंगे टू रिकॉर्ड एक्रूड कमीशन इनकम। और लो जी काम हो गया, पैसे नीचे के लिखने हैं। अभी देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ऊपर नहीं जा रहा, अभी ऊपर नहीं जा रहा, मैं सब पैसे नीचे के करवा रहा हूँ, जितने भी याद की हुई चीज़ें। डेप्रिसिएशन के भी पैसे नीचे के लिखने हैं, बैड डेट के भी पैसे नीचे लिखने हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी नीचे लिखी हुई थी वो उसके भी पैसे लिखने हैं हमने, एक्रूड के एक्सपेंसिस जितने थे वो सब यहाँ लिखे होते, कुछ अल्फाज पहचान के हमने और पैसे नीचे के लिख दिए। अभी हम ऊपर से कुछ जमा घटा का तो कर ही नहीं रहे कुछ भी भाई। अभी देखें प्लस और माइनस के आएंगे तो करूँगा ना, अभी तो फिक्स करवा रहा हूँ मैं आपको। अभी फिक्स वाली पक्की याद कर लिए, इम्तहान में 3-4 तो आई, 2-3 तो आई जाती हैं, ठीक है, हर साल में 2-3 आती हैं, पक्की याद कर लीजिए। तो बेटा समझ में आ गया, तो इसका मतलब एक्रूड इनकम थी हमारी। अच्छा जी नंबर 6, अब आप देख रहे हैं फिर डैश आ गया, अब देखें फिर डैश आ गया, इसमें डिटेल क्या बनी है, डैश इनकम डेबिट अन डैश इनकम क्रेडिट। अब देखें बेटा मैं आपको वजाहत कर दूं कि अन माने होता है कमाना, क्या होता है अन माने कमाना, EARNED, अर्न माने कमा लिया, और अनअर्न्ड इसका मतलब नहीं कमाया, अन आ गया ना भाई बीच में, अन माने कमाना तो अन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो चुनाचे अन का मतलब नहीं कमाया, उर्दू में भी लिख देते हैं भाई, नहीं कमाया और ये कमाया, ये लिखा है ना भाई, दोनों के मायने लिख दिए मैंने, नहीं कमाया। अन का मतलब होता है नहीं कमाया। तो बेटा एक्रूड कमीशन, एक्रूड फीस, एक्रूड के साथ कोई भी लफ्ज़ अगर आए या रिसीवल के साथ आए तो अपने जनरल नंबर 5 तो बना ही लिए, रेंट रिसीवल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, फीस रिसीवल डेबिट, फीस इनकम क्रेडिट, कमीशन रिसीवल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, ये तो एक्रूड के साथ आएगा। अगर नीचे लिखा हो ना अनअर्न कमीशन, क्या लिखा हो अनअर्न कमीशन, ठीक है, अनअर्न माने नहीं कमाया, तो उसके लिए जनरल आपको ये पास करनी पड़ेगी 6 नंबर वाली, डैश इनकम डेबिट और अनअर्न डैश इनकम क्रेडिट। इस डैश में कमीशन भी आ सकता है, जैसे कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न कमीशन इनकम क्रेडिट, ठीक है, ये जनरली पास करनी पड़ेगी। इससे मुताबिक ऑप्शन है वो मैं अभी आपको वजाहत करूँगा, ठीक है, एक इसकी और एक अलावा बैड डेट की, ठीक है, 2 बातें मैं आपको बयान करूँगा। तो बेटा मैंने आपको क्लियर बता दिया कि अभी 6 गारंटी याद कर ले, 2-3 तो पक्की हैं। पैसे नीचे सिर्फ नीचे के लिखने अमाउंट, आपने कुछ जमा घटा नहीं करनी है, डायरेक्ट उतारना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको खूब गौर से देख रहे होंगे वीडियो को और अच्छी तरह याद कर लेंगे, ठीक है। ये तो आ गई हमारी 6 गारंटियाँ। अब आते हैं हम थोड़े से उसूलों की तरफ, यानी रूल्स की तरफ। ये बेटा जो मैंने आपको समझाया है ना, मैंने लिख के भी दे दिया ताकि आपको याद भी रहे, आप याद करना चाहते हो याद भी कर लीजिएगा, लिखा हुआ है आपके सामने, दे लीजिए। ट्रिक्स, टेस्ट की हेडिंग डाल दी बेटा मैंने, ट्रिक्स माने आपको ट्रिक और ट्रिक बता रहा हूँ ना मैं। पहला नंबर, अगर हमको एडजस्टमेंट डेटा में आउटस्टैंडिंग, चले भाई मैं आपके सामने मिसाल भी सामने रखूँ, देखिए ये इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया आपकी। ये देखिए एडजस्टमेंट डेटा है और ये आ गया आपका, और ऊपर ट्रायल बैलेंस है, ये देखिए सब चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, स्क्रीन पे आ रही होंगे, आपको देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये आपको मैं क्लियर बता के कर पा रहा हूँ, ये इस तरह से रख लेता हूँ, मैं आपको समझाता जाऊँगा और बताता जाऊँगा, देखिए सब आपके समझ में आएगा। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं वैसे भी माशाल्लाह, ठीक है। शुरू करते हैं, चले भाई। नंबर 1 है, अगर हमको एडजस्टमेंट डेटा यानी इसमें आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग का लफ्ज, नंबर 2 अनपेड, पेएबल या एक्रूड का लफ्ज नजर आए तो ऊपर की टेबल में जनरल नंबर 2 बनेगी, जनरल नंबर 2 बनेगी। ये मैंने आपको बताई थी ना, ये ऊपर की जनरल नंबर 2 बनेगी, डैश एक्सपेंसिस डेबिट, डैश पेएबल क्रेडिट। ये चारों लफ्जों में तो कुछ भी नजर आए, इन चारों में से, सॉरी, पेएबल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, देखिए चारों नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर। आप बिल्कुल पक्के पानी हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो पक्के बिल्कुल ठीक ठाक आ जाएगा आपको ये, ठीक है। तो जनरल नंबर 2 बनेगी और अमाउंट नीचे वाले एडजस्टमेंट डेटा का लिखा जाएगा, ठीक है, नीचे वाले एडजस्टमेंट डेटा का लिखा जाएगा। देखिए ये लिखा पेएबल, लिखा नहीं लिखा है,
इनमें से कोई सा भी एक लफ्ज हो, पेबल हो, आउटस्टैंडिंग हो, एक्रूड हो, अनपेड हो, कोई सा भी हो, तो जनरेटिव नंबर 2 बनानी है आपने। जनरेटिव नंबर 2 बनानी है, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। और पैसे कौन से नीचे लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे 600 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया तरीका? ये मैंने अभी आपको बता दिया था ना, पक्का? चले मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ क्या याद करेंगे, ताकि आपको पक्का याद है बिल्कुल। नहीं हम तो आपके देखें जी, इसकी जनरेटिव बनेगी हमारे पास एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। ठीक है, पेबल क्रेडिट आ जाएगा आपके पास। मेरा बच्चा ओके, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना बेटा मैंने डैश मार दिया है। सैलरी हो तो सैलरी लिख दीजिएगा, वहाँ तो टैक्स था ना, टैक्स लिख दीजिएगा यहाँ पर, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट, और नीचे वाली नरेशन लिख के दिखा दीजिएगा, समझ गए? और पैसे कौन से लिखेंगे, 600 रुपये। ये देखिए 600 रुपये हो गया पक्का काम। ठीक है, उन चारों में से कौन सा भी लफ्ज नजर आया जाए करें, देखिए ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। चारों में से कौन सा भी लफ्ज आया तो अपनी जनरेटिव हमेशा ये पास करनी है, डैश एक्सपेंस डेबिट, डैश पेबल क्रेडिट। पक्का? चलो हो गया, समझ में आ गया? टू रिकॉर्ड एक्रूड एक्सपेंसेस। अच्छा जी, नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। नंबर 2 ये है कि एडजस्टमेंट डेटा में, कौन से वाले में भाई, ये वाले में, इसमें एडजस्टमेंट डेटा में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखी है, के लिए जनरेटिव नंबर 1 बनेगी। देखिए लिखी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लिखी नहीं लिखी है? ठीक है, लिखी नहीं लिखी है? तो आपको मैंने जब भी जनरेटिव जो याद कराई हैं वो देखिए जनरेटिव नंबर 1 ही थी ना, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस रेवेन्यू सबमिट क्रेडिट, ये थी ना जनरेटिव नंबर 1 कहलाएगी। ठीक है, तो लिख दिया मैंने, वजाहत कर दी है कि जनरेटिव नंबर 1 बनेगी और अमाउंट जो है नीचे वाला लिखा जाएगा, यानी एडजस्टमेंट डेटा वाला लिखा जाएगा, यानी ये वाला मैंने भी बताया ना आपको, नीचे वाले 3500 रुपये दिए, खत्म, छुट्टी। नंबर 3, एडजस्टमेंट डेटा में डेप्रिसिएशन के लिए जनरेटिव नंबर 4 बनेगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन का आपको लफ्ज नजर आ जाए, देखिए डेप्रिसिएशन का लफ्ज ये लिखा हुआ नजर आ गया आपको, आ रहा नहीं आ रहा है इसके अंदर? ठीक है, डेप्रिसिएशन का लफ्ज लिखा हुआ नजर आ गया, तो आपको जनरेटिव नंबर 4 बनानी पड़ेगी, याद कर लीजिएगा सब चीज़। देखिए 1 2 3 4, ये आगे देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, पैसे वही लिख देंगे जो नीचे लिखे, सही है, लिखा हुआ मेन सब वजाहत कर दिए मैंने, जो जो लिखा, जो अभी आपको समझाया था लिख के दे दिया ताकि आपको पक्का याद हो जाए। जनरेटिव नंबर 4 बनेगी और अमाउंट नीचे वाला यानी एडजस्टमेंट डेटा का लिखा जाएगा। नंबर 4, डेटा में यानी सप्लीमेंट डेटा में बैक डेट के लिए जनरेटिव नंबर 3 बनेगी। ठीक है, अलाउंस फॉर बैक डेट, देखिए कहीं ये लिखा हुआ है बैक डेट, देखिए ये है एडजस्टमेंट डेटा, डेटा में आपको बैक डेट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो जनरेटिव नंबर वो आपको बता दी गई कौन सी बनेगी, 4 या 3। ठीक है, लिख दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, 3 बनेगी। और अब इसमें ज़रा कुछ मसला है, ज़रा वो आप समझ लें आप। ठीक है, इसमें एक मसला आ गया है कि डायरेक्ट पैसे नीचे के नहीं लिखने आपने। ठीक है, नीचे के लिखने, लिख के दिखा दिया मैंने। अच्छा जी, डेटा में बैड डेट के लिए जनरेटिव नंबर 3 बनेगी और अमाउंट नीचे वाला यानी एडजस्टमेंट डेटा का लिखा जाएगा। कब? जब ऊपर ना लिखा हो, देखिए यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अगर ये ना हो ना, अगर ये ना हो, नहीं हो, सवाल में ही ना हो, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में, तो फिर लिखा जाएगा नीचे वाला, लिखा जाएगा अलाउंस फॉर बैड डेट, 600 रुपये लिख दिएगा, खत्म, छुट्टी। ठीक है, लेकिन एक मसला आ गया, लेकिन अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट में हो, देखिए डेबिट में लिखा है, ठीक है, डेबिट में हो तो इसको जमा करना पड़ेगा। लिखा है मैंने, डेबिट में हो तो उसको नीचे वाले रकम में जमा करके लिखेंगे। नीचे कितने थे, 600, तो कितने गए, ये रहे 600, और जमा कितने लिखे, डेबिट में लिखे ना 500, 1100 रुपये लिखने पड़ेंगे आपको जनरेटिव के अंदर। ठीक है, 1100 रुपये याद रखेंगे, नहीं रखेंगे, 600 में से 500 रुपये जमा करने हैं आपने। और अगर ये रकम, यही रकम ना अलाउंस फॉर बैड डेट्स यहाँ लिखी होती क्रेडिट में, तो माइनस करके लिखते हैं। डेबिट वाला जमा करना है, क्रेडिट वाला माइनस करना है, डेबिट वाला जमा करना है, क्रेडिट वाला माइनस करना है, याद रखिएगा। ठीक है, 6 जमा 5 1100 डेबिट में अगर हो तो, क्रेडिट में हो 6 में से 500 के 100 रुपये लिखने आपने। ठीक है, उसकी जनरेटिव में बना के दिखा, देखिए लिख के भी दीजिए, अच्छी तरह ध्यान नशीन कर लें, फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, खतरनाक है ये। अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट, देखिए ट्रायल बैलेंस तो ये है ना हमारी, ट्रायल बैलेंस में
अलाउंस फॉर बेड डेज अगर डेबिट में हो तो इसको नीचे वाले रकम में जमा करेंगे, और अगर क्रेडिट में हो तो उसको तफरीक करके लिखेंगे। चले दोनों सूरतों में मैं भी बना के दिखाऊंगा आपको, फिक्र नहीं करें, भी बनाता हूँ थोड़ी देर में, पहले रूल ख़त्म कर दूँ। नंबर 5, अगर एडजस्टमेंट डेटा में कोई इनकम रिसीवेबल हो, ये आ गई ढूंढे, रिसीवेबल का लिखा हुआ है, देखें देखें देखें, इसमें नहीं है तो दूसरे वाले में देख लेंगे हम, फिक्र नहीं करें आप, सबका सब करा दूँगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, इसमें है, यह है इस वाली मिसाल में, बल्कि इसमें है। देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ इनकम रिसीवेबल बोल रहा है वो, इनकम रिसीवेबल। देखिए कमीशन जो है इनकम होती है ना, देखिए रिसीवेबल है। अगर एडजस्टमेंट डेटा में कमी इनकम रिसीवेबल हो, इनकम रिसीवेबल, देखिए क्लियर नजर आ रहा है आपको, कमीशन रिसीवेबल है तो इनकम रिसीवेबल हो गई ना, कमीशन तो इनकम है ना हमारी, ठीक है, तो समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ, यही बात बयान करना चाह रहा था। अगर एडजस्टमेंट डेटा में कोई इनकम रिसीवेबल हो तो उसके लिए जर्नटी नंबर 5 बनेगी, तो मैंने भी आपको 5 बनाई थी, देखिए 5 नंबर डैश रिसीवेबल डेबिट और डैश इनकम क्रेडिट 5 नंबर की थी, ठीक है, 5वें नंबर की, देखिए आप क्लियर देखिए ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये 5वें नंबर की डैश रिसीवेबल डेबिट और डैश इनकम क्रेडिट, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, सही है, आगे समझ में। और पैसे नीचे के लिखेंगे, कोई जगह घटा नहीं करनी है, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये भी हो गया हमारा है 5वां, और नंबर 6, अब ये अनअर्न जो है ना इनकम, इसके लिए 2 ऑप्शन है बेटा। इसमें जिस तरह मैंने बेड डेट में बताया ना कि अगर डेबिट में हो अलाउंस फॉर बेड डेट से जमा करना है, क्रेडिट में हो तो माइनस करना है, तो यहाँ पर अनअर्न के लिए ज़रा कुछ आप अच्छी तरह देखें। अनअर्न के चक्कर क्या है, देखिए भाई, अनअर्न इनकम के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ये कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई इनकम रिकॉर्ड हो तो इसके लिए जर्नटी नंबर 6 बनेगी, जो आपने लिखी हुई है, जर्नटी नंबर 6 जो आपको बताई गई ना लिखी हुई, वो बनेगी। अगर इनकम रिकॉर्ड है, अगर इनकम रिकॉर्ड है, अगर इनकम रिकॉर्ड है, ठीक है, अगर इनकम रिकॉर्ड है तो अब वो ये क्या लिखा, अब बोलेंगे समझ में नहीं आई बात, सब बताइएगा, देखिए फिर बढ़ते हैं, ठीक है। अनअर्न इनकम के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ये कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई इनकम रिकॉर्ड है, इधर आ जाए मिसाल में, ये देखें, ये है हमारी ट्रायल बैलेंस और ये लिखा कमीशन इनकम, देखिए इनकम रिकॉर्ड है, नहीं लिखा है कमीशन इनकम रिकॉर्ड है, कमीशन इनकम रिकॉर्ड है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया ना, इनकम रिकॉर्ड है यहाँ पर। क्रेडिट 2000 रुपये, क्रेडिट में 2000 रुपये लिखे हैं, ये बात थी दरअसल की वजह, ये कर दी मैंने आपको मिसाल के जरिए, ठीक है। तो अगर इनकम रिकॉर्ड है तो इसके लिए जर्नटी नंबर 6 बनेगी, और अमाउंट नीचे वाला यानी सब एडजस्टमेंट डेटा का लिखा जाएगा। तो बेटा ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, देखिए जर्नटी नंबर 6 आपको लिखी हुई नज़र आ रही है ना, डैश इनकम, तो यहाँ कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न कमीशन क्रेडिट, यानी ये बनाएंगे आप अनअर्न कमीशन के लिए, ठीक है। तो चुनाचे पैसे नीचे के लिखे जाएंगे, पैसे नीचे के लिखे जाएंगे, ठीक है। तो चुनाचे ये बात बयान कर दी मैंने आपको, देखिए कमीशन इनकम रिकॉर्ड है, याद रखिएगा, यहाँ देखिए अनअर्न कमीशन लिखा हुआ नीचे, यहाँ तो पैसे नीचे के लिखे जाएंगे और जर्नटी नंबर 6 बना लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गई कि अगर इनकम रिकॉर्ड हो तो, अगर इनकम रिकॉर्ड हो तो जब, लेकिन अगर आगे क्या लिखा, दूसरा ये कि अगर ट्रायल बैलेंस में अनअर्न इनकम रिकॉर्ड है, ये देखें, ये मिसाल सामने लिखी है आपको, अनअर्न कमीशन, यहाँ क्या लिखा था कमीशन इनकम, और यहाँ अनअर्न कमीशन लिखा हुआ है ना, दोनों डिफरेंस, ये अनअर्न रिकॉर्ड है और ये इनकम रिकॉर्ड है। इनकम रिकॉर्ड हो तो जर्नटी आपकी सिंपल सीधी वाली बनेगी जो आपने याद की है, लेकिन अगर अनअर्न कमीशन रिकॉर्ड है तो जर्नटी को रिवर्स करना पड़ेगा आपको, मैं बता दूँ कैसे करेंगे। अच्छा जी, जर्नटी नंबर 6 को रिवर्स कर देंगे, लिख दिया मैंने, ठीक है, और अमाउंट तफरीक करके लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गई, ये बातें आ गई समझ में, ओके। अच्छा, अब नंबर मैं थोड़ी सी बना दूँ आपको ताकि आपको याद रहे, ये चीज़ें बना लूँ तो रह गई है, बाद में प्रीपेड और एक्सपेंस के बारे में। देखिए पहले तो बेड डेट एक्सपेंसेस की मैंने आपको बता रखी है, बेड डेट एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट क्रेडिट, ये तो आपने जर्नटी बनानी है, ठीक है, तो फिर याद की हुई ना आपने। अब अगर मैंने आपको बताया था कि अलाउंस फॉर बेड डेट अगर ऊपर लिखा हो डेबिट में 500 रुपये लिखे ना डेबिट में, और यहाँ कितने लिखे 600 रुपये लिखे ना, अलाउंस फॉर बेड डेट 6 और 5 1100 रुपये की जर्नटी बनाएंगे आप, 1100 रुपये, ठीक है।
अगर ऊपर ना लिखे हो, कुछ भी ना लिखा हो अलाउंस फॉर बेड डेथ, तो सिर्फ 600 की बनेगी ये ले 600 की बनेगी। और अगर ये अलाउंस फॉर बेड डेथ क्रेडिट में लिखो 500 रुपये क्रेडिट में, तो माइनस करने पड़ेंगे ना, 600 में से 500 का बनेंगे 100, तो फिर 100 लिखना पड़ेगा। सब बातें बता दी मैंने आपको, क्लियर करो नहीं, ठीक है। डेबिट में तो जमा करना है, क्रेडिट में हो तो माइनस करना है, और तीसरी बात ऊपर है ही नहीं सिरे से तो नीचे के पैसे से लिख लेना। ये तो हो गया हमारा बेड डेट, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अनंत की मैं हो रहा हूँ, अनंत अभी मैंने आपको ये वजाहत करी थी कि अनंत ऊपर रिकॉर्ड हो, ये तो कमीशन इनकम था हमारा, ठीक है, कमीशन इनकम था ना, तो सुना चाहिए कमीशन इनकम की गारंटी फिक्स रहेगी हमारी। कमीशन इनकम डेबिट, वो 6 नंबर वाली बना रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 नंबर वाली कमीशन इनकम डेबिट और अर्नड कमीशन क्रेडिट, ये आपने याद की होगी 6 नंबर पर, अर्नड कमीशन क्रेडिट। और पैसे जो है नीचे वाले लिख लेंगे खुशी खुशी, कितने हैं बच्चों, नीचे बच्चों पैसे हैं किधर गए, अर्नड कमीशन के 500 रुपये, 500 रुपये लिख दें, लो भाई खत्म छुट्टी। इसके लिए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर ऊपर इनकम रिकॉर्ड हो तो। लेकिन अगर अर्नड रिकॉर्ड हो तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ये वो भी देख लें आप, ये भी मैं बनाता हूँ। देखिए बेटा ऊपर अनंत रिकॉर्ड है, अनंत रिकॉर्ड है, देख लें ऊपर, देखिए मैंने क्लियर बता रहा हूँ। और कितने रिकॉर्ड है, 5000 रुपया क्रेडिट है, ठीक है, अनंत है ना, तो उसके लिए गारंटी हमने देखे सीधी ये थी ना, इसको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, ठीक है। अब एक मसला, पैसे कौन से लिखे, पैसे कौन से लिखे हैं, तो पैसे कोई मसला थोड़ी है, माइनस करें। ऊपर कितने हैं बच्चों, अनअर्न्ड कमीशन 5000, नीचे कितना अनअर्न्ड कमीशन 2000, 5 में 2 के कितने बचे, 3000 लिखने हैं, 3000 लिखने हैं। अगर ऊपर अनअर्न्ड रिकॉर्ड है तो माइनस करना पड़ेगा आपको, पक्की बात है भाई, कह दिया मैंने आपको, ज़्यादातर यही वाला रूल आता है इसका, समझ में आ गया। अब मैं ये सारी की सारी बातें आपको करने के बाद आखिरी चीज़ आपको कराने लगा हूँ, फिर आपकी जर्नी शुरू हो जाएंगी एडजस्टिंग की। कुछ बातें आपको आखिरी में गोशे गुजार कर दूँ, क्योंकि अभी हमने एक्रूड भी पढ़ लिया, एक्रूड इनकम के बारे में पढ़ लिया, सब पढ़ लिया ना भाई। मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट कर दूँगा, इंशाल्लाह सब आपकी एक ही क्लास में समझ में आ जाएगी। ये भी ये देखें हमने कर लिया, टेबल की तमाम निशानियाँ बता दी, एक्रूड इनकम की बता दी, अर्नड की भी बता दी, सब बता दी ना। अब यहाँ पर 2 चीज़ें रह गई हमारी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एडजस्टमेंट डेटा के अंदर इनमें से कोई सा भी लफ्ज़ नहीं आता, सॉरी इनमें से कोई सा भी लफ्ज़ नहीं आता, ना अनपेड होगा, ना पेएबल होगा, ना आउटस्टैंडिंग होगा, ना एक्रूड होगा, ना रिसीवेबल होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सब खत्म। तो अब क्या करें भाई, उसकी मिसाल पहले आप देखें, फिर देखेंगे, फिर मैं बताऊँगा क्या। अब जब मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा, प्रीपेड, एडवांस, अनयूज, अनएक्सपायर्ड, ऑन हैंड, इन 5 का माने एक ही है, उनको प्रीपेड के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और दूसरा एक्सपेंस है, एक्सपायर्ड है, यूज्ड है और कंज्यूम्ड है, इनके माने भी एक ही माने जाएंगे, यानी ये खर्चा हो गया और ये एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इन दोनों को जहन में रखना है और ये वाला रूल अप्लाई करना है 7वां, ठीक है। अभी जरा पहले इसके मिसाल के जरिए आपके समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे मैं आपको बता नहीं सकता, समझ में नहीं आएगा आपकी। चले भैया देखिए पेएबल था, ये तो फिक्स, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ये भी फिक्स, ये आगे देखिए ये क्या लिखा है, रेंट प्रीपेड, हाय हाय। अब तो देखें ना पेएबल है, ना आउटस्टैंडिंग है, ना अनपेड है, ना एक्रूड है, अभी प्रीपेड आ गया यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ आपको, बार बार वजाहत कर रहा हूँ ताकि आपको पक्का समझ में आ जाए बस किसी तरीके से। देखिए ये वाली जो इस कैटेगरी में आ गया, इनमें से कोई सा भी लफ्ज़ आ जाए प्रीपेड ही कहलाएगा भाई, ठीक है, प्रीपेड कहलाएगा। अब यहाँ देखिए प्रीपेड है, ठीक है, जब भी प्रीपेड हो तो अब वाला नहीं कि ज़बानी कर लिया सब कुछ, ये प्रीपेड लिखा है। अभी हम देखेंगे प्रीपेड है किसके साथ, सर ये रेंट के साथ है, तो ऊपर देखिए रेंट है नहीं, रेंट सर ये लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट, है ना, ये लिखा ना रेंट। अब रेंट के साथ कौन सा लफ्ज़ लगा हुआ है, सर प्रीपेड। अब एक बात बताएं, रूल के मुताबिक अगर ऊपर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो तो हम उसकी एडजस्टमेंट क्या करेंगे, उसको उल्टा करके करेंगे, ठीक है। यानी प्रीपेड का अपोजिट जो होता है एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का अपोजिट होता है प्रीपेड। लेकिन जानते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया प्रीपेड माने बाकी बच गया और एक्सपेंसिव माने खर्च हो गया, ठीक है, यानी बाकी बच गया और खर्चा हो गया, एक दूसरे को उलट हो गई ना एक तरह से। तो ये प्रीपेड रिकॉर्ड है, तो हम गारंटी बनाएंगे इसकी पहले
प्रीपेड रेंट है ना, देखिए यहाँ प्रीपेड रेंट, यहाँ पर जो हम बनाना चाहते हैं प्रीपेड रेंट की, देखिए यहाँ प्रीपेड लिखा हुआ है। जैसे प्रीपेड या एक्सपेंसिव लिखा हो ना, ऊपर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर प्रीपेड का लफ्ज़ है, तो उसका उल्टा क्या हो गया सर, एक्सपेंस हो गया। तो हम गारंटी बनाएंगे बेटा, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। ये देखिए मैंने बता दिया, रेंट उसूल के तहत ऊपर वाली गारंटी को आपने इस तरह बनाना है, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट, वो जो डेबिट था ना क्रेडिट कर दिया आपने, ठीक है, डेबिट था ना बच्चा ये, देखिए डेबिट था मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ये बनाना आपने। अच्छा अब आप पूछेंगे सर पैसे कौन से लिखे, पैसे कौन से लिखे, नीचे के ऊपर के, अभी तक तो आपने नीचे के लिखवाए, अब इसमें कौन से लिखे, अब एक बात बताए अच्छी तरह गौर से देख लें, बड़ी अगर यह बात आपके समझ में आ गई ना तो आप तो पक्के हो गए बिल्कुल। ये क्या लिखा सर, ये प्रीपेड, अच्छा ये क्या लिखा सर, ये भी प्रीपेड, क्या दोनों एक जैसे मतलब सेम है जी सर, दोनों सेम है। याद रखें अगर दोनों सेम हो ऊपर और नीचे तो माइनस करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। ऊपर कितने हज़ार हैं सर, 2,500 हैं, नीचे कितने, नीचे देखें जल्दी फटाफट देखें, नीचे 2,000 है, 2,500 में से 2,000 निकल कितने बचे सर, 500 रुपये लिखने माइनस करके लिखने पड़ेंगे, ये जी 500 लिखे, फटाफट लिखें भाई, आगे समझ में। और यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे आप, टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस, क्योंकि आपने डेबिट रेंट एक्सपेंस किया ना, अरे आपने वहाँ पर ऊपर तो प्रीपेड था ना, तो प्रीपेड रिकॉर्ड था ना हमारे पास, प्रीपेड, तो हमने तो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना ना उल्टा करके, तो जहाँ से हमने रेंट एक्सपेंस डेबिट किया, प्रीपेड रेंट क्रेडिट कर दिया, और 500 रुपये दोनों सेम है, ऊपर भी प्रीपेड नीचे भी प्रीपेड, तो माइनस करना है, दोनों सेम हो तो माइनस करना है, दोनों डिफरेंट हो तो नीचे के लिखने हैं, याद रखिएगा, दोनों सेम हो लेवे सेम, ये लिख भी देता हूँ मैं आपके सामने, तो आपने प्लस करना है, ठीक है, सॉरी माइनस करना है, दोनों सेम हो तो माइनस, और अगर डिफरेंट हो तो नीचे वाले, ठीक है, बीनीथ यानी नीचे वाले, उर्दू में लिख देता हूँ मैं आपको, नीचे वाले लिखना है, ऊपर वाले से कोई ताल्लुक नहीं होगा, नीचे वाले रकम लिखनी है, नीचे वाला अमाउंट लिखना है, सही है, दोनों सेम हो तो माइनस करना भाई, आगे नहीं है, चलो भैया हो गया। चलो एक और देखें, अब आ जाए, इसको मैं थोड़ा करा ही दूँ। अलाउंस फॉर बैड डेट तो फिक्स है, आपको बता दिया, और जमा घटा का भी तो बता दिया, अर्निंग कमीशन के बारे में बता दिया मैंने आपको, अलाउंस फॉर डेबिशन का भी फिक्स है, एक्चुअल सैलरी, हाँ यहाँ देखें क्या है, अब ये आ गया, अब देखिए यहाँ ना तो अनपेड है, ना पेएबल है, ना एक्रूड है, ना आउटस्टैंडिंग है, कोई लफ्ज़ नहीं ना, तो बस यहाँ देखें, ठीक है, सही एक्सपेंस है, किसके साथ लगा, किसके साथ है, सैलरी के साथ, ऊपर देखिए किधर सर ये लिखा हुआ है, क्या है ये सर, ये एक्सपेंस है, तो क्या बनाना चाहिए सर, अभी तो आपने बताया था अगर एक्सपेंस हो तो प्रीपेड डेबिट कर लें, प्रीपेड हो तो एक्सपेंस डेबिट कर लें, ये करना, ये बताया था आपने, ठीक है, ये बताया था ना सर आपने, हाँ यार बताया तो था, लेकिन एक मसला पैदा हो रहा है यार, याद रखें मैं दोनों बातें बताऊंगा अभी आपको, फिक्र नहीं करें। हाँ अब एक बात बताएं, ये सैलरी एक्सपेंसिस है कितने हज़ार है सर, ये 2,000 है, और एक्चुअल सैलरी कितनी हुई है सर, ये कितने हज़ार है सर, ये 15,000। अब बताओ बड़ा कौन है, 10,000 बड़ा है, ये 15,000 बड़ा है सर, ये 15,000 बड़े, तो बेटा ये 15,000 बड़े तो प्रीपेड बचे तो कुछ भी नहीं, उल्टे हम पर लाइबिलिटी चढ़ गई, ये हमें बनानी पड़ेगी, जनरेटिव नंबर 2 वाले शुरू करना पड़ेगा। हाँ मैं भी आपको रूल बता रहा हूँ, देखिए बेटा ये वाला बना है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट, अभी आपको बताया प्रीपेड बनाना, तो बेटा प्रीपेड, चले मैं पीछे चला जाता हूँ, अभी हमने प्रीपेड रेंट बताया था और ये रेंट का था हमारे पास, है ना। अब देखें ये प्रीपेड, ये प्रीपेड, तो प्रीपेड का उल्टा मैंने क्या बताया, एक्सपेंस ना, तो एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट प्रीपेड रेंट क्रेडिट कर दिया, ये कितने हज़ार है सर, ये 2,500, ये कितने, ये 2,000, ये बताया कौन बड़ा है इन दोनों में सर, ये बड़ा है, ये छोटा है ना भाई, छोटा है ना, तो यहाँ देखे सैलरी में देखे ये 10,000 है, ये कितने 15,000, अब भाई ये तो बड़े हैं ना, नीचे अगर बड़े होंगे तो पेएबल की बनेगी, याद रखिएगा प्रीपेड की नहीं बनेगी बच्चों, ठीक है पक्का, हाँ ये आई समझ में इंशाल्लाह, पेएबल की बनेगी, हालांकि लफ्ज़ कोई नहीं लिखा इसमें, ना तो एक्रूड लिखा, ना अनपेड लिखा, ना
पेबल लिखा ना, नहीं लिखा। ये एक लॉजिक है। देखिए 10,000 अगर ट्रायल बैलेंस में 10,000 लिखे और नीचे लिखे 15-20,000 तो ज़्यादा लिखे तो पेबल की बनेगी ना। हाँ, अगर ये ऐसा होता ना कि 10,000 थे और ये 5,000 लिखे होते तो इसका मतलब 5,000 नीचे छोटे होते तो फिर क्या होता, प्रीपेड की बना। देखिए हमारे पास ये एक्सपेंस रिकॉर्ड था तो हम बनाते, मैं बना के दिखा रहा हूँ, गलत बना के दिखा रहा हूँ आपको। प्रीपेड सैलरी डेबिट और सैलरी एक्सपेंसेस क्रेडिट। ठीक है, 5,000 के 10 में से 5 निकाल देते, 5 बचते हमारे, ये बनाते। लेकिन अब मसला ये हुआ कि ये तो 10,000 है या 15,000 है, ये तो पेबल की भी नहीं है, उधार चढ़ गया हम पर। भाई हमने तो 10,000 रुपये रखे थे ना खर्चे के लिए, यहाँ हो गए 15,000 रुपये खर्च 31 दिसंबर को, तो इसका पेबल हो गया। तो कभी भी नीचे रकम किसी एक्सपेंस के साथ बड़ी रकम आया करे तो आपने पेबल की बनानी है। क्या बनानी है? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। आगे समझ में ऐसे करना है बस बच्चों आपको। ठीक है, 5,000 की माइनस करने, दोनों एक्सपेंस एक जैसे ना सेम है तो माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेम है ना भाई दोनों, समझ में आ गया भाई? ऐसे करते हैं भाई। अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, अभी इधर आ जाए, क्या आखिरी चीज़ और देखें। ये क्या लिखा है? ऑफिस सप्लाई ऑन हैंड। आइए पे चीज़ ऑन हैंड, ऑन हैंड, ये लीजिए इधर आ जाए, ये लिखा है ऑन हैंड। तो इसका प्रीपेड बच गए ना, बाकी ऑन हैंड का मतलब बाकी बच गए, इसका मतलब है ऑन हैंड का मतलब बच गए, याद रखिएगा। ऑन हैंड मतलब हाथ में हमारे। अब यहाँ देखिए ये ऑफिस सप्लाई जो है ऊपर क्या है, ऑफिस सप्लाई देखें प्रीपेड है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट चलेगा। ऑफिस सप्लाई एक्सपेंसेस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सप्लाईज क्रेडिट, ये बनानी पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर आपने पेबल की क्यों नहीं बनाया, तो मैं भी वजाहत करता हूँ, फिक्र नहीं करें आप। प्रीपेड सप्लाई क्रेडिट पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर प्रीपेड सप्लाई था ना हमारे पास, तो प्रीपेड था ना, एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा और प्रीपेड सप्लाई क्रेडिट करना पड़ेगा। बात हो गई। अब यहाँ रकम का देखते हैं क्या होता है मसला। ये कितने हज़ार है? 2,000। और यहाँ कितने? 300। कौन बड़ा? सर ये बड़ा है, ये तो बड़ा नहीं है। बड़ा हो तो पेबल होता ना, पर नीचे अगर बड़ी रकम होगी तो पेबल होगी ना। तो 300 रुपये छोटे हैं ना, ठीक है ना। अच्छा अब पैसे लिखने ना मैं, अब बताएं ये क्या प्रीपेड है और ये ऑन हैंड है। ऑन हैंड के मतलब भी तो प्रीपेड बताया मैंने अभी, ये भी प्रीपेड तो वो भी प्रीपेड, दोनों सेम हो गए। माइनस कर दें, कितने बचे? 2,000 में 300 गए, 1,700 रुपये लिखने पड़ेंगे आपको। ये ले 1,700 रुपये लिखें और आप काम ख़त्म करें इसका। समझ में आ गए बच्चों? तो बेटा मैंने आपको थोड़ी बहुत ये करा दी है। जब मैं आपको एडजस्टमेंट की 2021-2019 की वो कराऊंगा ना इंशाल्लाह और थोड़ी बहुत वजाहत करूँगा आपसे। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मैंने भी आपको काम कराया ना आप इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए आपके बड़े काम में आएगा, आपके काम की चीज़ है बच्चों। हमने तो पढ़ लिया जो पढ़ना था, अब आपको पढ़ाना है हमने। अगर आप हमारी तरह मेहनत करेंगे, अल्लाह का शुक्र है हमने तो बड़ी मेहनत करी थी अपने ज़माने में, अपने सरों के कहनों पर। हमारे जो टीचर कहते थे वो याद कर लिया करते थे। देखें अभी तक याद है हम लोगों को ये तमाम बातें, है ना। ये लॉजिकल, ये ट्रिक्स और ये टिप्स उन्होंने हमको दी थी, हमने उनके मुताबिक आपको भी करा रहे। नहीं तो इसके रूल तो अगर आप तवज्जो के साथ करने बैठेंगे ना 6-7 वीडियो तो मेरी इसी में लग जाएंगी। अगर मैं रूल के मुताबिक एडजस्टमेंट कराऊंगा तो आपको 6-7 वीडियो अपलोड करनी पड़ेंगी मुझे इसके लिए। लेकिन मैंने भी आपको एक ही टाइम के अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट की सारी बातें बता दी। आप इस वीडियो को बगौर देखिएगा, वॉच कीजिएगा, गौर से देखिएगा और उनकी तमाम बातों को याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए एडजस्टमेंट कोई मसला ही नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और ये अगर आ गया तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग प्रोसेस तीनों सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये अगर समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। हाँ ये गेम है इसका, सबसे बड़ा गेम ये है इसका। ठीक है, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कहने पर अमल करते हुए इसकी वॉचिंग करेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, अपने साथियों को शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन दबा दें क्योंकि अब आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहा करेगी इंशाल्लाह। अब आइंदा वीडियो जो आएगी मेरी एडजस्टिंग इंक्रीज के मुतालिक आएगी, मैं आपको तेज़ी के साथ काम कराऊँगा। ठीक है, बस एक वो यही आपसे कहना था आखिर में भी
कि आप मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है बेटा, ठीक है। आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हाई फाई चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।